दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में पॉलिटी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। कंप्रेसिव तरीके से डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्या मटेरियल होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को ब्रेक करके हम समझेंगे कि किस पर कितना वेटेज होना चाहिए, प्रायोरिटीज एरिया क्या होना चाहिए, क्या होता है यूपी पॉलिटी सब्जेक्ट का, जिससे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती रही है, तो उसको समझना है। साथ ही हम रिसोर्स की बात करने के बाद हम बात करेंगे इसके लिए इसका टेस्ट सीरीज क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, मटेरियल क्या होना चाहिए, बुक्स वगैरह क्या होना चाहिए। फिर साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, जिससे कि हम कम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो आपकी प्लानिंग होती है, कोई भी जो आपका एक तरह से आप प्लान करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम एफर्ट्स इस बात का होता है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को ले सके और अपने जो सब्जेक्ट होता है उसको मजबूत बना सके। पॉलिटी सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है और ये कॉमन सब्जेक्ट है। ऐसे इससे जो क्वेश्चन पूछता है तो एक तरह से डेली लाइफ में काफ़ी उसका यूज़ भी होता है। तो अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं तो करंट जो लिंक करके जो क्वेश्चन पूछता है वो डेली लाइफ से रिलेटेड ही होता है। तो ऐसे में इसको लाइफ से रिलेट करके थोड़ा जागरूकता को बढ़ावा देकर आप कॉन्सेप्ट को इजीली तरीके से समझ सकते हैं। उसको रिलेट करेंगे, अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स को रिलेट करके जब पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उस सारा चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ कि इसके प्रीलिम्स के सिलेबस क्या है। देखिए, प्रीलिम्स आपको पता है जीएस 1 में 200 नंबर का होता है। उसमें देखा जाए तो ये करंट इवेंट्स की बात कर रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहा है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इशू है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत आती है। तो इसको डिस्कस करना है। देखिए पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो ये इतना पैराग्राफ इसमें निकल के आता है, इतना ही है। ये तो इकोनॉमी वाला है, यानी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसीज है, राइट्स इशू है और एक्सेट्रा लिख दिया। यानी उसमें आप जितना चीज शामिल कर सकते हैं, जो भी न्यूज कोई कंपोनेंट वगैरह कोई इंसिडेंट होता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको पकड़िए, देखिए कि ये पॉलिटी से रिलेट कर रहा है क्या। और अगर पॉलिटी से रिलेट कर रहा है, आप इतना ओपन माइंडेड है, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, यूपीएससी के टेम्परामेंट को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो पॉलिटी में कवर हो जाता है। पॉलिटिकल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उस सेंस से बात हो रही है। तो काफ़ी डाइवर्स इसका सिलेबस भी हो जाता है। लेकिन लैंग्वेज की बात करेंगे सिलेबस में तो देख रहे हैं केवल एक लाइन का पैराग्राफ है और उसमें क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसीज की बात हो रही है, राइट इश्यूज की बात हो रही है। बहुत इसको ब्रेक करके इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। तो ब्रेक करके हम समझेंगे उसको कि इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। अब जैसे मेंस का सिलेबस है, पहले मैं प्रीलिम्स का देख लिया, मेंस का देख लिया, फिर होलिस्टिक में इसको ब्रेक करके ओवरऑल देखेंगे कि इसमें क्या-क्या कंपोनेंट, क्या-क्या सिलेबस, क्या-क्या टॉपिक इसमें शामिल होता है, जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है और किसको अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से देख लिए। मेंस में आपको पता है कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट होता है, वो जीएस 2 के कंपोनेंट जीएस 2 के सिलेबस में आता है और ये है जीएस 2। जीएस 2 में सबसे पहले क्या है, गवर्नेंस है, ठीक है? गवर्नेंस मेंस के सिलेबस में है, ये प्रीलिम्स में आता ही नहीं है। प्रीलिम्स में देखें तो ये प्रीलिम्स में गवर्नेंस नहीं पढ़ना होता है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नेंस प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है, ये मेंस का सिलेबस है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अल्टीमेटली देखा जाए तो गवर्नेंस का पार्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में उसको रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। ऐसे केस में क्या है, तो क्योंकि उसको पॉलिटी से रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि गवर्नेंस सिस्टम अल्टीमेटली देखा जाए तो वो बड़े छतरी के अंतर्गत वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के पार्ट के तहत आ जाता है। तो कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी न्यूज है, वो गवर्नेंस से रिलेटेड भले हो, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है उसको पॉलिटी के अंतर्गत मानकर। ठीक है, इसलिए यूपीएससी का यही तो एक तरह से गेम होता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर पॉलिटी है, इसको यहाँ पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस मेंस का पार्ट है, ये मेंस में इसको पढ़ना होता है, प्रीलिम्स में तो है ही नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये भी आपका क्या है, जब से जैसे देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन ये डिफाइंड है आपके मेंस में, फिल्म्स में इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इंसिडेंट है, कोई न्यूज में आ रहा है, तो वो करंट का न्यूज बन जाता है, करंट के इवेंट्स हो जाते हैं। और यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स को मान के इंटरनेशनल रिलेशन से चीजों को पूछता है, पूछती रही है। तो ये एक गेम है उसका, ये उसका टेम्परामेंट है यूपीएससी का। और इसी चीज को तो पकड़ना है, इसी चीज को समझना है, इसी चीज को देखना है कि आप किस तरीके से चीजों को देख पा रहे हैं। यूपीएससी जो कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस चीजों को भी पढ़ना होता है। इट्सेट्रा लिख दिया है तो आप उसको ब्रेक करिए, वो आपके ऊपर है कि आप किन किन चीजों को उसमें मानते हैं। ठीक है।
ये हो गया। अब ये एक-एक लाइन मैंने समझ लिया, पैराग्राफ देख लिया। अब थोड़ा-सा इसको डिटेल में ब्रेक करते हैं, डिटेल में समझते हैं कि कौन-कौन टॉपिक इसके अंतर्गत आ सकता है। जैसे पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस चीज़ को इसमें शामिल किया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है? अब चूंकि पॉलिटी है तो पॉलिटी के हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जैसे जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था तो किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलपमेंट में आया और किस तरह से संविधान बना देश के लिए, फिर उसके हिसाब से देश का विकास आगे बढ़ा, कानून प्रक्रिया अपना रूप लिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हुए संवैधानिक विकास या संविधान के विकास को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो कि पॉलिटी का पार्ट होता है, वो स्टार्टिंग पोर्सन होता है। ठीक है। जैसे देख रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको बनाया और किस तरह से इसको मेक किया, उसको पढ़ना होता है। ठीक है। दूसरा है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को पढ़ना होता है, उसमें सिग्निफिकेंस इसके कंपोनेंट को भी आपको देखना होता है। तीसरा है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, किस तरह से यूनियन में आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टेट को भी शामिल करके आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। उसमें क्या आर्टिकल 1 to 4 है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, फिर चेंजेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कुछ को आप देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। चौथा है सिटीजनशिप, उसमें पढ़ते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप पढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। पांचवा है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को आप पढ़ते हैं, और फंडामेंटल राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं किसी भी जो सिटीजन होते हैं उसका जो फ्रीडम का जो सेंस होता है उसका एक तरह से बेस है, क्योंकि जब तक फंडामेंटल राइट्स आप प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी भी सिटीजन का एक तरह से होलिस्टिक वे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आप अचीव ही नहीं कर सकते, वो उसको दिला ही नहीं सकते, और यूपीएससी के हिसाब से देखें तो वो उसका फेवरेट टॉपिक हो जाता है। फिर उसके बाद डीपीएसपी पढ़ना होता है, डीपीएसपी में इतने सारे कंपोनेंट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर सातवां क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये सब चीज़ें शामिल होता है। आठवां अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का संशोधन पढ़ते हैं। संविधान का संशोधन देखा जाए तो फैक्चुअली के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अब तक करीब 106 संविधान संशोधन अधिनियम पास हो चुके हैं, उसके जरिए देखा जाए तो करीब 100+ बार संविधान का अमेंडमेंट किया जा चुका है, और इसीलिए संविधान को बोला जाता है कि एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट है, हमारे बदलती परिस्थिति के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है। नाइन्थ में पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप जानते हैं कि ये अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है उसको लिमिट करता है, प्रोसेस को समझ रहे, अमेंडमेंट के प्रोसेस को लिमिट करता है। फिर अगला है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ते हैं हम, उसमें आप पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। फिर उसके बाद पावर एंड फंक्शन पढ़ते हैं, उसके इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ते हैं आप, आर्टिकल 352 360 के तहत उस तरह से चीज़ों को आप देखते हैं। तो ये उसका सब कंपोनेंट है, ब्रेकिंग पार्ट है। आगे देखते हैं, आगे आप क्या बढ़ते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में किस तरह से चीजें काम करती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा के एमपी कैसे बनते हैं, राज्यसभा के एमपी कैसे बनता है, दोनों का पीरियड क्या होता है, डिजॉल्व कौन हो सकता है, मेंबर्स कितने होते हैं, राष्ट्रपति का शक्ति किस सेंस में है वहां पर, वो सारी चीजों को हम देखते हैं उसमें। फिर उसके बाद पढ़ते हैं लोकल गवर्नेंस, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें आप पढ़ते हैं पंचायत को। फिर उसके बाद नगर पालिका को पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं, अब आप दोनों को डिटेल में समझते हैं। ठीक है। अगला होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, इसके अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, तीन लेवल पर चीजों का आप ब्रेक करके समझते हैं, उसको देखते हैं और एग्जाम से इसको रिलेट करते हैं। इलेक्शंस, चुनाव कैसे होता है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या बॉडीज है, जो उसके मेंबर्स कितने हैं, उसकी पावर क्या है, किस तरह से फंक्शन को वो अचीव करता है, उसको डिस्कस करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ हम डिस्कस करते हैं। फिर SC ST OBC और माइनॉरिटीज को क्या क्या राइट्स इसमें मिला हुआ है, उस राइट्स को भी हम देखते हैं, समझते हैं, उसको ब्रेक करके देखा जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ट्रिब्यूनल्स, जो न्यायाधिकरण बोलते हैं हिंदी में इसको। ट्रिब्यूनल्स में क्या पढ़ते हैं,
कि भाई जैसे कोई भी जनरल कोर्ट होता है, जो रेगुलर कोर्ट होता है, उसके पास क्या होता है, केस का बोझ होता है। बहुत सारे लंबित केस है, करीब देखा जाए तो 3 करोड़ से ऊपर केसेस अभी लंबित है पूरे जुडिशरी सिस्टम में। तो ट्रिब्यूनल्स के जरिए क्या करते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फास्ट ट्रैक के हिसाब से काम करता है, जो एक तरह से बोला जाए तो अर्धन्यायिक संस्था होते हैं। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो एनजीटी में जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वहां पर चीजों को देखा जाता है। अब उसको हाईकोर्ट में भेजेंगे तो मामला लंबित इसी तरह पेंडिंग होते 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 बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको वहां भेजा जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी बॉडीज की बात होती है, निकाय को पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, इसको हम रीड करते हैं, उसको समझते हैं। फिर चैलेंजेस टू द इंडियन पॉलिटी क्या क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। चुनौतियाँ, उसको समझते हैं, कैसे उसको ब्रेक होता है। ठीक है। तो ये था इसका पूरा सिलेबस। हमने पूरे सिलेबस को, जो कि यूपीएससी क्या था, एक लाइन में प्रीलिम्स में डिफाइन किया हुआ, मेंस में डिफाइन किया हुआ, उसको ब्रेक करके समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या क्या पॉलिटी के अंतर्गत एज ए सब्जेक्ट देखा जाए तो उसमें किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमको रीड करना है, स्टडी करना है, अध्ययन करना है, और यूपीएससी के जो टेम्परामेंट है, जो उसका सिलेबस है, उसको ब्रेक करके उसको समझना है। तो पूरा ब्रेक करके हमने करीब उसको देखा जाए तो 21 टॉपिक में उसको ब्रेक करके समझा। और मेजरली देखा जाए तो यही टॉपिक कवर होते हैं पॉलिटी में, और मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से मेजर मेजर रूप से यही टॉपिक होते हैं, इन्हीं को अच्छे से पढ़ना होता है और ठीक से उसको प्रैक्टिस करना होता है बार बार। ठीक है। तो ये था सिलेबस। अब मैं बात करता हूँ इसका वेटेज। प्रीलिम्स में इसका वेटेज क्या है उसको समझना है, क्योंकि जब तक आप वेटेज को नहीं समझेंगे तब तक इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को आप समझ ही नहीं सकते। और जब तक एक बार वेटेज आपका क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी हर साल इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछती रही है, अगर आप उसको उसका आइडिया ले लेते हैं तो फिर आप उस पर उतना ही टाइम देंगे डेडिकेटेड वे में, उतना ही मेहनत भी करेंगे और अप्रोच भी उसी हिसाब से आपका बनेगा। तो उसको समझना है। ठीक है। हम्म, देखिए प्रायोरिटीज की बात करेंगे तो ये है हमारा पॉलिटी। और पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट देखा जाए तो इसका वेटेज 2023 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखें तो करीब 16% था, देख रहे हैं 16% है। यानी 100 में बोल सकते हैं 16 क्वेश्चन जो था केवल पॉलिटी से था। लगभग 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो पॉलिटी से थे। और अदर्स इसमें 4% है, यानी इसमें करंट अफेयर्स के भी, क्वेश्चन मिला दिए जाए तो करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि 16 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से पूछती रही है और पूछती है। देख रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मैंने बताया ना कि इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें समझने को लेकर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट इसके बहुत आसान होते हैं। अगर उसको आप डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं, जो आपके आसपास जो इंसिडेंट होता है उसको रिलेट करके अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल नहीं होता। आप इजी तरीके से उसको समझ सकते हैं। और अगर ऐसे सब्जेक्ट है जो बिल्कुल आपकी भाषा में बात की जाए, इतनी आसान सब्जेक्ट हो, उससे अगर 16 से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका वेटेज आसान देखा जाए तो काफी जरूरी हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। ठीक है। अब जैसे 2022 और 23 की तुलना करें, उसके हिसाब से हम कंपेयर करें तो देखिए आपको पता चल जाएगा। 2022 में 12 क्वेश्चन थे, इसके बाद 14 क्वेश्चन थे। और 2014 क्वेश्चन यहाँ पर थे। 14 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वहाँ पर 16 क्वेश्चन दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स को हमने अलग करके रखा हुआ है। करीब 24 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स को और पॉलिटी जैसे दोनों सब्जेक्ट को मिला दे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी आते हैं जो पॉलिटी से रिलेट करते हैं, तो उसको ब्रेक करके करंट अफेयर्स में डाला हुआ है। तो स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स दोनों मिलाकर देखें तो पॉलिटी से लगभग 16 से 18 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती है। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसको लेकर आप स्ट्रेटजी ठीक से बनाएं, उसको कॉन्सेप्ट जो है उसका, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको क्लियर करें। जैसे हम 2012 से लेके 2022 तक का अगर हम ब्रेक करें क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो देखिए क्या इसका ट्रेंड दिखाई पड़ता है, उसको हमको समझना है। जैसे देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो 2012 12 में क्या था, 21 क्वेश्चन पूछे थे। फिर 2013 में 17 क्वेश्चन था, 14 में 10 क्वेश्चन था, 15 में 13 क्वेश्चन है, 16 में 6 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन पूछा, फिर 13 क्वेश्चन पूछा 18 में, 19 से 15 क्वेश्चन पूछा, 20 में 14 क्वेश्चन पूछा, 21 में 14 क्वेश्चन पूछ रहा है। और यूपीएससी ने 2022 में लगभग 21 क्वेश्चन पूछा। देख रहे हैं 21 क्वेश्चन तक भी गया हुआ है। 2017 में तो 22 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से। और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलत होने के चांस बहुत कम होता है।
इसीलिए इसको ज़्यादा वेटेज देकर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज क्या है, लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ है। और करंट अफेयर्स भी देखें तो करंट अफेयर्स को मैंने भी यहाँ पर अलग करके रखा हुआ है। और करंट अफेयर्स में क्या है, 11 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन है। तो दोनों को अगर हम मैं स्टैटिक पोर्शन और पॉलिटी के जो स्टैटिक पोर्शन है और जो पॉलिटी के करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है, दोनों को मिलाकर देखें तो इसका वेटेज 16 से 18 क्वेश्चन तक पहुंचता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसे सब्जेक्ट से जिसमें 16 से 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी पूछती है बार बार, तो उसको अच्छे से क्लियर कर किया जाए, उसको अच्छे से उसके एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से प्रैक्टिस किया जाए, समझा जाए। ठीक है। देखिए, अब रिसोर्स की बात करते हैं। अब जब हम इसका वेटेज समझ लिए तो बात आती है रिसोर्स, कि यूपीएससी के पॉलिटी के हिसाब से क्या बेस्ट रिसोर्स होनी चाहिए, क्या कि ताकि आप बार बार उसी चीज को रिवाइज करें। बेस्ट रिसोर्स होगा तो बेस्ट आपका आउटपुट भी गेन कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट काफी इजी तरीके से आप उसको समझ भी सकते हैं। मैं रिसोर्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करूंगा, क्योंकि चूंकि मेरा भी हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के लिए बात करना ज्यादा सहज होगा और ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस के साथ भी बात कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से देखें। और मोटे तौर पर देखा तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी यही उसका सोर्स रहेगा, क्योंकि जो मटेरियल दिखाई पड़ता है वो जनरली इंग्लिश मीडियम ही रहता है, उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत है तो वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है, लेकिन बनता है बुक वो इंग्लिश मीडियम में ही, उसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। अगर हम बुक की बात करें, देखिए इसमें 3 बुक है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो बेसिक की बात होती है। ठीक है। पहला एनसीईआरटी है क्लास 9th की एनसीईआरटी है, जिसमें टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ये 9th की एनसीईआरटी, और इसमें बिल्कुल देखा जाए तो बेसिक जो पॉलिटी होती है, बेसिक पॉलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिक पॉलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे तो क्लास 10th का एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 की बात हो रहा है। और ये भी देखा जाए तो काफी बेसिक के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम प्रोसेस जैसे 9th का था उसके बाद 10th का था, उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये अगला चैप्टर इसमें दिखाई पड़ता है। अपर लेवल की बात हो रही है, तो दोनों एनसीईआरटी काफी बेसिक लेवल की है। और पॉलिटी बेसिक लेवल तक समझने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट है काफी आसान भाषा में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला है क्लास 11th की एनसीईआरटी है टेक्स्ट बुक, और वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो डायग्राम वगैरह है, जिस तरह से डायग्राम और एग्जाम्पल्स वगैरह केस स्टडी को देकर जिस तरह से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया, वो काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये तो 3 एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी जो पॉलिटी से रिलेटेड है, उसको पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आसान भाषा में कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अब आई टेक्स्ट बुक की बात, जो एक कोई बुक अगर पढ़ना है रेफरेंस के तौर पर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत जो है, एक तरह से रामायण है, बाइबिल है, कुरान है यूपीएससी के बच्चों के लिए। क्योंकि हर बच्चे जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और एग्जाम को निकालने को लेकर जो सीरियस है, उसके रूम में आपको लक्ष्मीकांत तो दिख ही जाएगा। इवन जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वन डे एग्जाम को टारगेट करते हैं, उनके रूम में भी पॉलिटी को समझने के लिए आपको लक्ष्मीकांत जैसी बुक वहां पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत का जो कॉन्सेप्ट को उसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है, काफी अच्छे तरीके से, काफी डिटेल में और काफी कंप्रेसिव तरीके से उसको कवर किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देखिए अगला है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डीडी वासु की बुक है, एक डीडी वासु की। और ये काफी इंपॉर्टेंट तो है। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लक्ष्मीकांत में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो लोग डीडी बासु को भी रेफर करते हैं कि आप डीडी बासु पढ़ लीजिए। लेकिन डीडी बासु तब पढ़िए जब आपका इतने सारे बुक में अगर आपने अच्छे से कमांड कर रखा है। क्योंकि डीडी बासु अगर सीधे स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअली वो तो है टेक्स्ट बुक, लेकिन उसमें एक तरह से जो पैराग्राफ है, जो लैंग्वेज है, वो काफी टफ है। तो पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, स्टैटिक पोर्शन का जो बेसिक चीज है वो क्लियर नहीं है, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको आप ऑप्शनल में रखिए। मतलब अगर आप इतना 4 बुक पढ़ रहे हैं, 3 एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो एनफ है मटेरियल। लेकिन इसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो डीडी वासु आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो ऑप्शनल में है, मैं और की बात कर रहा हूँ। मतलब इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का मन है, तो डीडी वासु आप पढ़ सकते हैं एक्सटेंडेड आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। और एक इसमें शामिल हो जाता है इंडिया ईयर बुक।
इंडिया ईयर बुक में कुछ स्कीम होते हैं, कुछ अधिनियम होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं, कुछ प्रोविजन होते हैं। तो वो चीज़ें इंडिया ईयर बुक में 1 साल का जो सरकार का जो स्कीम है, सरकार का जो इनिशिएटिव है, सब उसमें शामिल किया जाता है। हाँ, पॉलिटी क्या है? सरकारी एक तरह से देखिए सरकार की व्यवस्था की बात करता है उसमें। तो सरकार जो स्कीम लाती है, जो अधिनियम लाती है, जो कुछ फंड वगैरह सब एलोकेट करती है, तो पॉलिटी से भी इंक्लूड करता है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से भी डायरेक्ट लिंक करते हुए यूपीएससी पूछती है। जैसे 2023 में देखा जाए, तो करीब 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंडिया ईयर बुक में डायरेक्टली मेंशन थे। वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर था, कुछ स्कीम वहाँ पर था, जो डायरेक्टली उसे लिंक कर रहा था। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार इंडिया ईयर बुक को भी देख लीजिए, बहुत डिटेल में मत जाइए। तो ऊपर-ऊपर से आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें सरकार ने 1 साल में किया है। तो उसको आइडिया लेने के लिए आप इंडिया ईयर बुक पर रिलाई कर सकते हैं। देखिए ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स 2। और ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है। यानी 3 बुक है, 9th, 10th, 11th, 3 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। और साथ में लक्ष्मीकांत को, जो अपर लेवल की चीज़ें जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, उसको बार-बार रिवाइज़ करते, बार-बार पढ़ते रहिए। 4 बुक अगर आप पढ़ लेंगे इतना, तो पॉलिटी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर इन रिसोर्सेज़ को बार-बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार-बार रिवाइज़ कर रहे हैं, बार-बार उसको समझ रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछता, इसी से बनेगा। ठीक है? देखिए ये है लक्ष्मीकांत की बुक है, तो रेफर कर सकते हैं। ये है डीडी बासु का बुक है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जिसकी बात मैं कर रहा था, इंडिया ईयर बुक की बात कर रहा था, तो ये आप इंडिया ईयर बुक ले सकते हैं। ये 2024 का है। 1 साल के जो सरकार के जो इनिशिएटिव होते हैं, जो स्कीम होते हैं, जो कोई योजनाएं वगैरह होते हैं, उसका डायरेक्टली जिक्र होता है इस बुक में। तो 1 साल के हिसाब से इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आता है प्रायोरिटीज एरिया। अब मैं प्रायोरिटी एरिया की बात कर रहा हूँ। देखिए प्रायोरिटी एरिया की बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, तो उसमें देखा जाए तो करीब 12 से 1300 पेज का वो बुक है। लेकिन 12 से 13 से पेज का बुक भले है वो, लेकिन अगर आप यूपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन को जो एनालिसिस करेंगे, जो उसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि शुरुआत के 3 से 400 पेज के अगर ठीक से आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत के, तो 90% क्वेश्चन आप वहीं से बना लेंगे। क्योंकि जो यूपीएससी का जो प्रायोरिटी एरिया है पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर देखा जाए, पूछने का जो ट्रेंड रहा है, वो लिमिटेड 4-5 टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछती रही है। और उससे ज्यादा वो उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रायोरिटी एरिया को समझिए। जैसे यूपीएससी का सबसे पहला जो प्रायोरिटीज एरिया समझ में आता है, वो है एक तरह से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या आ जाता है। आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी में आप पढ़ते हैं एक्ट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है, पिट्स इंडिया एक्ट्स है, इस तरह से पढ़ते हैं। कोई ये इस तरह से चीजों को पढ़ते हैं आप, कि किस तरह से विकास आया। उस तरह से उसमें आप ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था संविधान को विकास को लेकर, उसको पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं संविधान सभा की बैठक के बारे में पढ़ते हैं, संविधान सभा की बैठक, उसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सा स्कीम पास हुआ, कोई किस तरह से बैठक में चर्चा हुआ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से जो एक्ट्स वगैरह है, पिट्स इंडिया एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है, मॉन्टो मेर्लो एक्ट है, 1935 का एक्ट है, 1947 का है, कैबिनेट मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, ये सारा चीज पढ़ते हैं। इसी से पॉलिटी डेवलपमेंट हुआ, संविधान का विकास हुआ, और कुछ ना कुछ एक तरह से इनरिच किया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, और यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक हो जाता है। और इसे देखा जाए तो यूपीएससी कम सम देखा जाए तो अभी तक मुझे लगता है कि हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। जैसे पिछले साल भी इसमें से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगला टॉपिक हो जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल यूपीएससी के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रियम्बल तो ये पॉलिटी का बेसिक ही है। क्योंकि जब तक प्रियम्बल आपका क्लियर नहीं होगा, आगे के पोर्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रियम्बल तो उसका बेस है, नींव है, बाउंड्री है, एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रियम्बल से भी देखें तो यूपीएससी हर एक या दूसरे साल में इससे क्वेश्चन पूछती रही है, इंपॉर्टेंट है काफी ये। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स, मुझे लगता है कि यूपीएससी में पॉलिटी में अगर सबसे ज़्यादा किसी पोर्शन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है तो फंडामेंटल राइट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको आप जितना बार भी पढ़िए समझिए कम है, और जितना बार पढ़ेंगे आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से निकल कर आएगा जो आपको लगेगा कि ये तो मैं मिस कर दिया था, इस पर मैंने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया था, इसलिए बार बार उसको रिवीजन करने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स हो गया। अगला है डीपीएसपी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीपीएसपी हो गया, ये 1 है, 2 है, 3, 4 हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे 5 में देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज की है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। 6 देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं हम। 7वां में देखते हैं हम तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वां में हम देखें तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है। 9th में देखें तो आप प्रेसिडेंट ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं। और 10 में देखा जाए तो ये इसका लास्ट है, ये जुडिशरी प्लस इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए ये मैंने 10 टॉपिक का जो एक तरह से लिस्ट बनाया प्रायोरिटीज एरिया के हिसाब से देखे जाए तो यूपीएससी का 90% क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक से कवर हो जाता है। और अगर इस 10 टॉपिक को अगर आप बार बार रिवीजन करके बार बार इसका जो एक एक कॉन्सेप्ट अगर उसको ठीक से आप क्लियर करके चीज़ों को समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के जो पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं या वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं या बहुत टफ होगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक से ही टच करते हैं। अब इसके बाद जो पोर्शन लक्ष्मीकांत में दिखाई पड़ता है वो इररिलेवेंट है, अननेसेसरी है। कभी एक आध बार कभी यूपीएससी ने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन समझने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए उसमें शामिल भी किया गया। और चूंकि बुक है तो उसमें सारी चीज़ों को शामिल करना है, क्योंकि बार बार आप पीसीएस को भी टारगेट करते हैं, अदर एग्जाम में भी टारगेट करते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके डाला गया है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन जब आप पहली बार रीड करेंगे तो आप तो पूरा बुक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को ठीक से क्लियर करेंगे। लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आउटपुट हो, बार बार रिवीजन करें, तो आप इन्हीं 10 टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रेंड के एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि यही उसका प्रायोरिटीज एरिया भी रहा है। ठीक है। अब हम पीवाईक्यूज की बात करेंगे। देखिए इससे क्या फायदा मिलता है, पीवाईक्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए पीवाईक्यू से अगर आप देखा जाए तो 3 चीजें आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ जो मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा कि पीवाईक्यू के जरिए आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड को एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं आप, चीजों को किस तरह से यूपीएससी पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है, किस तरह से उसका पूछने का ट्रेंड रहा है, वो चीजों को आप देख सकते हैं। दूसरा है, अगर आप ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कुछ थीम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कुछ थीम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ आप थीम को जो रिपीटेशन वाला चीजें हैं उसको आप समझ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन कुछ थीम यूपीएससी रिपीट करती रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो कुछ कुछ साल क्वेश्चन पूछा है तो फिर देखें 2-3 साल के बाद वही ट्रेंड रिपीट कर रहा है, वही थीम रिपीट कर रहा है। जैसे यूपीएससी का देखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मिंट, बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इसका क्या मतलब है, यूपीएससी ने इसको करीब 3 बार क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा है, सेम क्वेश्चन है, थीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। उसके हिसाब से जैसे ये क्वेश्चन 2020 में था, 2020 से पहले 2 बार पूछ चुकी है यूपीएससी ये क्वेश्चन। और इसीलिए अगर इस तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो आप कुछ थीम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो आप आगे की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसी थीम में अगर यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाता है।
ठीक है? और अगला जो फ़ायदा मिलता है आपको क्या? आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन को बार-बार एनालाइज़ करने से, बार-बार लगाने से आपको 3 तरह के ये फ़ायदा मिलता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि 2013 से लेकर 2023 तक का जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं, उसके एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और समझिए कि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्यों पूछा है, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट क्या था। उस कॉन्सेप्ट को निकालने की कोशिश करिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और ये आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। हाँ, देखिए अब टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज़ अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तब 3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। जैसे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छे होते हैं और पॉलिटी से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें 4 पेपर होते हैं। एक विजन आईएएस का लगा लीजिए, दूसरा है इनसाइट ऑन इंडिया। इसके भी देखा जाए तो करीब 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, यहाँ से लगा लीजिए। तीसरा है आईएएस बाबा और इसमें भी देखा जाए तो 4 पेपर इसके भी होते हैं। 4 पेपर होते हैं, ठीक है? विजन आईएएस के 4 पेपर होते हैं, इनसाइट के 4 पेपर होते हैं और आईएएस बाबा के 4 पेपर होते हैं। और टोटल देखा जाए तो अगर तीनों कोचिंग के आप लगा रहे हैं तो टोटल कितना हो गया? 12 पेपर। और मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में जो स्ट्रेटजी की बात करी थी उसमें समझाया था कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके कम से कम आपको 10 से 12 पेपर लगा के जानी चाहिए। देखिए इससे होगा क्या, अगर 10 से 12 क्वेश्चन आप पेपर आप लगा लेते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट का आप उसी को कॉन्सेप्ट कुछ नया बचता नहीं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट को फिर रिपीट करके क्वेश्चन को बना देगा। और आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार आपको लगेगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसीलिए 10 से 12 पेपर तो आप लगा के ही जाइए। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत प्रायोरिटीज वाला एरिया है, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे, उसका 10 से 12 पेपर तो लगाना ही चाहिए। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, क्या पढ़े। देखो पॉलिटी में जो होते हैं, पॉलिटी को जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड रहा है, दो टाइप का रहा है। एक स्टैटिक पोर्शन और एक करंट पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन से देखा जाए तो यूपीएससी करीब 70 से 80% क्वेश्चन यूपीएससी का जो पॉलिटी से रिलेटेड होता है वो स्टैटिक पोर्शन से ही रहता है। और 30 से देखा जाए 20 से 30% क्वेश्चन देखे तो वो करंट से लिंक करते हुए पूछती है यूपीएससी। ठीक है। करंट से लिंक करते हुए यूपीएससी पूछती है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर्स के जो रिसोर्सेज हैं उसको पहले आप स्टैटिक पोर्शन को क्लियर करते रहिए, फिर उसको करंट अफेयर से लिंक करते हुए चीजों को पढ़िए। तभी वो होलिस्टिक वे में आपका एक सब्जेक्ट पर मास्टरी होगा, एक सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ होगा और यूपीएससी के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते, सही कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स किसको पढ़ा जाए। देखिए करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीटी 365 पढ़ सकते हैं, विजन आईएएस का जो आता है। जब एग्जाम प्रीलिम्स होगा उससे 3-4 महीने पहले ये बुक आ जाती है, बुकलेट आ जाती है, मार्केट में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मेंस के लिए मेंस 365 पढ़ सकते हैं, जो बेस्ट मटेरियल होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो एक तरह से काफ़ी बेस्ट है और बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो पढ़ सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर दोनों का लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 2 मटेरियल और पढ़ सकते हैं। एक है ओनली आईएएस का प्रीलिम्स के लिए उड़ान 3.1 आता है, ये स्टैटिक पोर्शन के लिए है। लेकिन इसी का उड़ान 500 प्लस करके निकाला है ओनली आईएएस ने, और इसमें करीब देखा जाए तो 12 टोटल 12 मंथ्स के ऊपर के, मतलब करीब देखा जाए तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स को अच्छे से इसमें कवर करके काफी कॉन्साइज तरीके से, काफी क्रिस्प तरीके से उसमें डिस्कस किया हुआ है। और इससे ज्यादा इसमें कुछ होता ही नहीं, बहुत रिलेवेंट चीजें होते हैं। रिलेवेंट चीज को ओनली आइस का जो बुकलेट होता है उसमें पहले से ही हटा दिया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड बुकलेट है, तो इसलिए आप इन दोनों बुकलेट पर रिलाई कर सकते हैं। मैं खुद भी ओनली आइस के उड़ान मैगजीन ही पढ़ता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि उनका वीडियो देख लेता हूँ और उसके हिसाब से जब बुकलेट पढ़ता हूँ, पीडीएफ पढ़ता हूँ, तो लगता है कि उन्हीं चीज़ों को रिवीजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है।
तो इस पूरे लेक्चर में हमने पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, जितने भी डिबेट्स थे, जितने भी एक तरह से कन्फ्यूजन के एरिया हो सकते हैं, स्ट्रेटजी की बात कर लिया, वेटेज की बात कर लिया, रिसोर्सेज की बात कर ली, फिर उसके हिसाब से करंट अफेयर्स का क्या मटेरियल होना चाहिए, उसको डिस्कस कर लिया, फिर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करेंगे, सारा चीज़ को होलिस्टिक में डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और काफ़ी आप इसको अच्छे तरीके से यूज भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।